फिजिकल ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें इसी में कवर होती हैं। सबसे पहले तो हम अपने जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, बायोस्फीयर। ठीक है, अभी लिखना है एक टॉपिक है। अभी ये नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी, ये टॉपिक अभी टॉपिक हम बाद में देखेंगे, पहले छोटी मोटी चीज़ों को समझेंगे। हाँ बेटा, तो कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी पहले नहीं लिखा है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं? क्या पार्ट है हमारी यूपीएससी में फिजिकल ज्योग्राफी का? पहले नंबर तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी कितने % यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं पता है किसी को? ये तो जीके के अंदर आ जाती है, उसमें अलग अलग होता है, मैथ रीजनिंग जीके के अंदर आ जाती है। लेकिन यूपीएससी में स्पेशल सब्जेक्ट है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी तो कई बार कम दे देते हैं, कई बार ज़्यादा दे देते हैं, कई बार तो 25 से 30 भी दे देते हैं, कई बार 8 से 10 भी दे देते हैं। एक एवरेज जो है मान लो 15 से 20 का है। और दीदी फिर उसमें बेटा ऐसे होता है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 25-25 का ऐसे हिसाब होता है उसमें, उसी हिसाब से जीके भी आती है। उस जीके में सारे सब्जेक्ट को मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम ये समझेंगे, देखो पहले जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती थी वो क्या कहती थी कि ये चीज़ कहाँ है, कोई पहाड़ कहाँ है, कोई पर्वत कहाँ है। अब यूपीएससी ये कहती है ये यहाँ क्यों है, ये चीज़ यहाँ क्यों है, कैसे बताओ क्यों है? वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हम, तो ये देखते थे कौन सी चीज़ कहाँ है, हमें नहीं अंदाजा होता कि क्यों है, वो भी बताओ भाई क्यों है, कैसे बनी, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है। अभी तुम्हारा ऑप्शन है तो डिसाइड पढ़ो, एक साल आराम से पढ़ो, डिसाइड हो जाए कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है तो ऑप्शन कर लेना। हिस्ट्री अच्छा है, हिस्ट्री कर लो। आई डोंट थिंक कि तुम कोई भी साइंस वगैरह को बहुत अच्छा लगेगा, है ना? नहीं लगेगा, तुम बेसिक पढ़ने वाले हो। ये कहते हैं कि बीए क्यों पढ़ते हैं, आज तो बीए को पूछता है लेकिन यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस पूछता है, सबसे बड़े एग्जाम है यूपीएससी स्टेट पीसीएस, ये सब बीए को पूछते हैं। लेकिन देखो तुम्हारी नॉलेज मैटर नहीं करता, मैं डिग्री क्या है, नॉलेज ग्रेजुएशन कर लो, नॉलेज तुम्हारी पूरी हो जाएगी, 3-4 साल पढ़ लो तुम, नॉलेज पूरी हो जाएगी। तो ये तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, डिग्री में नहीं, तुम्हें हिम्मत होगी। डिग्री तो कर डिग्री ले लेते हो, कोई फायदा होता है उसका? एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी का भौतिक वातावरण है, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है पृथ्वी का भौतिक वातावरण और मानवीय क्रिया, इनका जो अंतर संबंध है फिजिकल जो भौतिक भूगोल कहलाता है। क्या क्या है? भौतिक वातावरण और मानवीय क्रिया का जो अंतर संबंध है उसे फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। देखो मानवीय क्रियाएं कहाँ होती है भाई?
भी पढ़ सकता है। लिखना नहीं है ये सब कुछ भी, मैं बाद में लिखूंगी अपने हिसाब से, अभी समझा रही हूँ। ठीक है, हाँ हो गए, आने लगे नहीं ये खाना करके आते हैं। चलो पंखे बंद कर दो, ऐसे चलो। अभी रिमोट का है। फोन गिराएगा मेरा, तू गिरता है मुझके ऊपर। बैठ जाते हैं। हम देखेंगे पृथ्वी की परिधि। परिधि क्या होती है? पृथ्वी का एरिया, चारों तरफ की जो होती है परिधि बोलते हैं इसे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम कि ये पृथ्वी कैसे बनी, क्या थी पृथ्वी सबसे पहले, कैसे बनी, आपका होगा हाँ कैसे बनी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एराटोस्टेनिस। ये है इन्हें ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का, भूगोल का पिता, हाँ टोटल ज्योग्राफी का पिता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आधुनिक ज्योग्राफी। आधुनिक ज्योग्राफी, आधुनिक ज्योग्राफी के भी पिता, एक तो है वही ज्योग्राफी स्टार्टिंग से चलते आते हैं, 13.8 अरब वर्षों से चलती आ रही है। एक आधुनिक ज्योग्राफी जो अभी का चल रहा है सारा कुछ। आधुनिक ज्योग्राफी के पिता, मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता कौन है? मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता कौन है? हम्बोल्ट। ठीक है, एक हमें पढ़ती है, क्या खत्म कर लिया हमने? इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, उसके पिता कौन है? जेम्स लेने। जेम्स लेने जिसके इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के पिता हैं, भारतीय भूगोल के पिता है ये। अब एक चीज देखो भाई, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की शाखाएं देखेंगे, भूगोल की, भूगोल की शाखाएं। भूगोल को हम कितने पार्टों में बांटते हैं? भूगोल को हम कितने पार्टों में बांटते हैं? देखिए, अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, समझ में मुश्किल है तो क्या कोई फायदा है? आप यहाँ सेंटर में आए हो और आपको ये नहीं पता ये सेंटर कौन से कोर्स कराता है, किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, कोई फायदा है? नहीं है ना। तुम अपना एक मोटिव लेके आए हो, भाई हमें यूपीएससी पास करना है, और आप यूपीएससी वाली क्लास में बैठो तो फायदा है। ऐसे ही हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। धरती, आकाश, सब चीज़ के बारे में, पहाड़, पत्थर, सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन पढ़ा किसने? मनुष्य ने, मानव ने। दूसरा है मानव भूगोल, मानव
निकालते हैं? मानव। मानव निकालते हैं। क्या अगर मानव नहीं होगा तो रिसोर्स के बारे में पता चलेगा हमें क्या यूज में आ रहे हैं? जो भूकंप वगैरह के थ्रू निकल रहे हैं तो निकलते हैं, ठीक है, लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, जो सुरंग बना रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, वो मानव करता है। फिर वैसे इसकी मेन पार्ट दो ही हैं, लेकिन हम इंडिया के हैं तो भारत का भूगोल हम इसी का पार्ट जोड़ेंगे। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ये हम इसी में लेंगे। ये सारे पार्ट में इस अब देखिए भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, कहाँ क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या इसका मतलब है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, तो कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं? भू आकृति विज्ञान में जमीन पर पहाड़ तथा पत्थर, नदी, नाले, सारी चीजें आती हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है, सबसे लंबा पहाड़ कहाँ है, सारी चीजें भू आकृति विज्ञान में देखी है। फिर ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। पहले तो हम जमीन के बारे में देखेंगे, फिर हम समुद्र के बारे में देखेंगे। समुद्र कैसे बना, समुद्र में टाइड्स वगैरह ज्वार भाटाएं कैसे आते हैं, सागर वगैरह जो भी है वो कैसे बने हैं। इसका एक और पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। देखो हमने इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जलवायु पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ हल्का सा पार्ट है इंडिया का, हमें प्रॉपर नहीं पता है। हमें ये देख लिया कि जो मानसून आता है वो ऐसे आता है, वो कहाँ से आता है, कैसे उठता है, किस तरह से बनता है, वो चीज़ें हमें नहीं पता। हमने इंडिया के बैलेंस में हमने देखा है कि पश्चिमी घाट से स्टार्टिंग होती है और इस तरह से हमारे इंडिया में फैलता है, लेकिन कहाँ से बन के आता है, इसे क्या बोलते हैं, किस तरह से ये आता है, हर चीज़ को हम देखेंगे। फिर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है इसी का पार्ट है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन अभी यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा इसका पार्ट एग्जाम में देना स्टार्ट कर रखा है। 15 से 20% यहाँ तक कि तुम लगा लो कि सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट आता है यूपीएससी के एग्जाम में, तो उसे अलग कर दिया है। हालांकि मैं ही पढ़ाऊँगी क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो एनवायरमेंट, क्योंकि पता है क्यों, आधी चीज़ें एनवायरमेंट की ज्योग्राफी से जुड़ी हैं। जब आधी चीज़ें तुम पहले पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा तो फिर छोड़ेंगे। तो एनवायरमेंट मैं ही कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि ज्योग्राफी हम जो रखते हैं हम मृदा विज्ञान, फिजिकल ज्योग्राफी। भाई फिजिकल जो है मृदा विज्ञान है, तो वो भी देखेंगे किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर पार्ट आता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले तो मैं समझ आया कि फिजिकल में क्या क्या है, पता चला। समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, ये सारी चीज़ें, एनवायरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें फिजिकल में। अब है मानव विज्ञान। एक ऐतिहासिक भूगोल देखेंगे हम। अभी का तो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग कैसे हुई, पहले क्या क्या चीज़ें थी, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई,
पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजें हम देखेंगे। और मानव विज्ञान अगर पढ़ रहे तो संस्कृति भाई उससे अलग जाता ही नहीं है, कल्चर उससे अलग जाता ही नहीं है, मानव से अलग कहीं भी नहीं जाता है। क्या राजनीति अलग जाती है? राजनीति कौन करता है? मानव करता है। क्या इकोनॉमी अलग जाती है? मानव नहीं होगा तो क्या करेंगे इकोनॉमी का? कुछ भी नहीं होगा। और कृषि भी मानव से जुड़ी है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप जो हो रहे हैं नेचुरल है वो अलग है, लेकिन किस चीज़ की हमें जरूरत है वो अपने आप होते हैं। बिना बीज डाले गेहूँ हो जाएगा, एक दो पेड़ कहीं हो जाएंगे, लेकिन जितना मानव को चाहिए वो मानव नहीं करेगा। ये क्या नहीं हुआ, क्या ये किससे होगा? तो ये क्या है, ये सारी चीजें। और भारतीय भूगोल में क्या चीजें थी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा अभी फिजिकल ज्योग्राफी चलेगी। फिजिकल ज्योग्राफी में ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। बहुत बड़ा पार्ट है ये, हालांकि क्वालिटी कम है उससे, क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज का, लेकिन ज्योग्राफी कम नहीं कर सकता। कम से कम 100 पेज का तो सिर्फ ये है फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें काफ़ी टाइम चलेगा, ये भी देखेंगे हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे जिसमें क्लाइमेटोलॉजी आएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम पृथ्वी पर किन किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। एक है जलमंडल, ये है जलमंडल, ये है स्थलमंडल, स्थलमंडल, और ये है वायुमंडल। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जैसे बोले डंडे बजना ऐसे बना रहे, ऐसा नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और तीसरा कौन सा है, जलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। हमें पढ़ना कौन सा है, हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें? हम नहीं पता लगा होगा, पता है कैसा? क्या हम पृथ्वी के कोर तक नहीं जाएंगे? क्रस्ट मैंडल कोर को नहीं पढ़ेंगे? क्या हम लेयर शोक मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल को नहीं पढ़ेंगे? क्या हम समुद्र विज्ञान नहीं पढ़ेंगे? तो पहुंचे हो सही। हम पढ़ेंगे जैव मंडल, बायोस्फीयर। हम पढ़ेंगे इसे जैव मंडल, बायोस्फीयर। तीनों से जो मिलकर बना है, तीनों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? लग रही होगी भाई, उसकी क्या गलती है? तो हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर देखेंगे, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे? जलमंडल में हम देखेंगे समुद्र देखेंगे, महासागर देखेंगे, सागर देखेंगे, धाराएं देखेंगे।
महाद्वीप नहीं भाई, हम सब में विज्ञान की बात कर रहे हैं। आपने धाराएं पढ़ी हैं, तुम्हारे एग्जाम में आई थी, जो इस तरह से यहाँ पर धाराएं होती हैं, यहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं, ठीक है, उन्हें हम पढ़ेंगे, उन्हें हम देखेंगे जलमंडल में। वायुमंडल में जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भाई पहले तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज देखेंगे। मौसमी गतिविधियां, इसी में तो आएगा वायुमंडल में मौसम की गतिविधियां कैसे चेंज होती हैं, किस तरह से मौसम बदलता है, किस तरह से फिर हमारी जलवायु आती है, वो देखेंगे। जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, काफी सारे हाँ, और मौसम हर घंटे 2 घंटे में बदलता रहता है। स्थल मंडल पर क्या देखेंगे हम, पृथ्वी की संरचना, पहाड़, पठार और मैदान, ये सब कैसे बने, ये सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी नहीं था जितना फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। भाई हर एक एक चीज को हमें समझना है, कैसे बनी, कैसे स्टार्टिंग हुई, हर चीज को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आज बात करते हैं हम ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। क्या ब्रह्मांड नहीं था, क्या ब्रह्मांड नहीं था, नहीं था। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है क्या? आप बोलो तो हाँ, प्रीति की लैंग्वेज में आपका गोला था, वो टूटा और हमारा ब्रह्मांड बना। बात ठीक है तुम्हारी, बट किस किस में कौन सी थ्योरी, इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में एक सिद्धांत है, यूनिवर्स में एक सिद्धांत है, कोस्मोस का सिद्धांत। इसका मतलब है व्यवस्थित रूप। जब ब्रह्मांड फटा, आपका बोला था जब फटा तो इसे एक व्यवस्थित रूप मिला, जिसे हम कोस्मोस बोलते हैं। कोस्मोस का और कुछ मतलब नहीं है भाई, ये एक इकाई है, इसका एक व्यवस्थित रूप बना। तो सबसे पहले हमारे एक आए क्लाउडिस टॉलमी। क्लाउडिस टॉलमी जो थे वो रोमन के थे, 140 एडी में वो आए। हिस्ट्री पढ़ते हो, एडी बीसी का सिद्धांत तो पता ही होगा आपको, क्या है इसका फॉर्मूला, नहीं पता? ऐसा तो नहीं है कि आपने हिस्ट्री ना पढ़ी हो। चलो कोई बात नहीं। देखो, ईसा मसीह का जन्म मान लो यहाँ हुआ है, यहाँ से 0 लगा दें, इस साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइसिस। और इससे पहले का जो है माइनस में जाएगा, 1 -2 -3 इस तरह से जाएगा, और इसे एडी बोलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा अंदाजा मैंने बता दिया, क्योंकि हम एडी और बीसी के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं इसलिए। तो भाई जो टॉलमी ने सिद्धांत दिया था वो एडी में दिया था, जो हम 2025 तक पहुंचे हैं ना, ये बीसी वाला ही है। हाँ, तो सही है। टॉलमी ने सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? नहीं, मैं कॉस्मोस को यूनिवर्स को बोलेंगे, व्यवस्थित रूप को बोलेंगे, है ना। टॉलमी ने सिद्धांत दिया था पृथ्वी का भूकेंद्रीय मॉडल। पृथ्वी
भूकेंद्रीय मॉडल, भूकेंद्रीय मॉडल, जियोसेंट्रिक व्यू, भूकेंद्रीय मॉडल जियोसेंट्रिक व्यू। भाई इसका मतलब क्या है? जो हमारे टॉमी जी थे ये बहुत पुराने थे, उस टाइम पे साइंस वगैरह कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? भूकेंद्रीय मतलब समझो इसका क्या है। भूमि पृथ्वी केंद्र में है और जो जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों साइड घूमते हैं। ये सब है नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। बट टॉलमी जी, क्लाउडियस जो टॉलमी थे, उन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि वो पृथ्वी के बारे में जानते थे, तो कुछ और के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने तारों को इन सबको घूमते देखा, तो उन्होंने सोचा कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो सन जो है जितना हम चलेंगे उतना चलेगा। देखा है कभी ट्रेन में जाते हुए? तो उन्होंने सोचा भाई पृथ्वी के अंदर में है, बाकी चीजें पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी ये हुई पृथ्वी, कोई भी ग्रह है वो जो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो भी है, चंद्रमा, सन, हर कोई पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों साइड घूम रहा है। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले तो ये पता है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी एक जगह है और सारे जो ग्रह हैं वो चारों साइड घूमते हैं। ये किसने कहा? ये किसने कहा? टॉलमी ने। फिर एक और आते हैं, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस जो आते हैं 1743 में आते हैं। निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। निकोलस कोपरनिकस ने भी हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय का सिद्धांत दिया। ये थोड़ी आगे बढ़े और इन्होंने सोचा हम मॉडर्न ज्योग्राफी में पहुंच जाते हैं, बट नहीं पहुंच पाए। हेलियोसेंट्रिक का मॉडल दिया, सूर्य केंद्रीय, हेलियो का मतलब सूर्य होता है, सूर्य केंद्रीय का मॉडल दिया। सूर्य केंद्रीय का मतलब क्या है? अब यहाँ पृथ्वी नहीं, अब यहाँ सूर्य है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य स्थिर है और जो भी चीजें हैं वो सारी चारों साइड के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे हमारी पृथ्वी है या कुछ भी है। कौन से सन में हुआ ये? तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य स्थिर है, बाकी सारी चीजें इनके चक्कर लगा रही हैं। लेकिन भाई काम नहीं चला इससे भी काम नहीं चला। और फिर क्या हुआ? 1805 में 1805 में एक ब्रिटिश खगोलविद आए, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल आए। अब आगे भाई विलियम हर्शेल, इन्होंने दूरबीन का सिद्धांत दिया, इन्होंने टेलीस्कोप का सिद्धांत दिया। क्या है टेलीस्कोप? इन्होंने देखा, टेलीस्कोप से देखा और बताया कि ना सूर्य केंद्र में है ना पृथ्वी केंद्र में है। तो भाई क्या है अभी बता रहे। लेकिन पृथ्वी के चारों साइड ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सी घूमती हैं। उन्होंने दूरबीन से देखा और पता लगाया कि ब्रह्मांड में इसके बाहर, पृथ्वी के ऊपर अलग बाहर बहुत सारी गैलेक्सी घूमती हैं। इसे दूरबीन का सिद्धांत कहा। क्या एक दो गैलेक्सी घूमती हैं? नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सी घूमती हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये किसी
तुम सबके पास जाना पड़ेगा। हजारों लाखों गैलेक्सी घूमती है। अब यहाँ से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पहले तो तुमने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र में है, फिर सूर्य केंद्र में है, कुछ तो केंद्र में है क्या? कुछ भी नहीं है। अब तो बताया ही तुमने। अब ये बता दिया कि बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारे आकाश गंगाएं घूमती हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि केंद्र में क्या है? ये भी तो बताओ कोई। तो 1925 में एक आते हैं एडविन पी हबल। एडविन पी हबल हबल जो है, इन्होंने ब्रह्मांड के व्यास के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया कि पृथ्वी जो है ये 2.5 बिलियन वर्ष दूर है। इससे जो आकाश गंगा है उनसे पृथ्वी जो है वो 2.5 बिलियन 2.5 बिलियन वर्ष दूर है। देखो हम बड़ी छोटी दूरी को मीटर में माप लेते हैं, इंचों में माप लेते हैं, सेकंड में माप लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापेंगे, है ना। तो इन्होंने बताया कि गैलेक्सी की और पृथ्वी की जो दूरी है 2.5 बिलियन वर्ष दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर आता है हमारा एक लाख सिद्धांत, जो हमारा लगती कौन सा सिद्धांत आता है लास्ट? बताओ बेटा, पता है? नहीं पता? नहीं पता, मैंने बताया ही नहीं पता, कहाँ से जाएगा? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। सबसे लास्ट है बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। पता है किसी को? बताओ। देखे नहीं, बिना देखे? पहले एक छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा आग और बहुत ज़्यादा दाब प्रेशर सब भरा हुआ था उसके अंदर। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। भाई तुम लोग, मैं पढ़ा रही, मैं तुम्हें गैस देती हूँ, 5-10 मिनट तक जरूर देती हूँ क्लास में। अगर मैं तुम्हें सुबह से शाम तक पढ़ाए जाऊँ ना लंच का टाइम हो ना बीच में ब्रेक हो, तो तुम्हारा माइंड पढ़ जाएगा। कहने के लिए पढ़ेगा, रियली में नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। इतने बार लोग को नहीं सीख पाओगे, होगा या नहीं होगा? सुबह से शाम तक क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। सेम ऐसे ही क्या था भाई, एक पॉइंट था जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, गैस, दाब सब कुछ भरा हुआ है उसमें। इसे क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण विलक्षण। इसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण विलक्षण, ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी ये एक पॉइंट है जिसमें सब भरा हुआ है। लेकिन जो बिग बैंग सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दाब पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा इस पर और ये फट गया। और ये फट गया, लेकिन कब? 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले ये पड़ा और पृथ्वी का निर्माण हुआ। जिससे कितने टाइम में पड़ा? 1.43 सेकेंड में
क्या ब्रह्मांड अभी फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? ब्रह्मांड अभी फैल रहा है ना? ब्रह्मांड का फैलना भी रुका नहीं है, ब्रह्मांड फैल रहा है अभी। और 13.8 मिलियन वर्ष पहले टाइम की शुरुआत हुई थी। ये बात किसने बताई? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जिस टाइम बिग बैंग थ्योरी आई, ब्रह्मांड का उत्पादन हुआ, ब्रह्मांड बना, उत्पन्न हुआ, उसी टाइम से टाइम भी स्टार्ट हो गया। ये नहीं है आजकल परसों टाइम स्टार्ट हो रहा है, 200 400 ये AD BC ये सब बेकार है। जिस टाइम पर ब्रह्मांड बना उसी टाइम पर टाइम की स्टार्टिंग हुई। ये किसने बताया? आइंस्टाइन ने। हम कैसे पता करेंगे कि ब्रह्मांड अभी फैल रहा है? हम कैसे पता करेंगे कि ब्रह्मांड अभी फैल रहा है? एक थ्योरी है रेडशिफ्ट थ्योरी। रेडशिफ्ट थ्योरी। रेडशिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या है भाई? एक ये पूरा पेज है, ये पूरी जगह है, यहाँ पर कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई ट्रक बस गाड़ी जो भी है भाई, कुछ भी लगा यहाँ है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, कोई बंदा कैसे बनाते हैं लोग अच्छा है ना? एक बंदा यहाँ खड़ा है, बन गया ना? अब हम देखेंगे कि ये गाड़ी इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है? तो इसके पास आती जाएगी गाड़ी, इसके पास आवाज गाड़ी की ज्यादा आएगी, हॉर्न बज जाएगा कोई, तो आवाज इसके पास, जैसे गाड़ी यहाँ पहुंची है तो आवाज इसके पास ज्यादा आती जाएगी। ये बंदा है यहाँ खड़ा है, इससे जितनी दूर जाती जाएगी आवाज उससे उतनी ही कम सुनती जाएगी। और जो यहाँ ये इससे दूर जा रही है, जो यहाँ ये वेव बनाएगा, रेड वेव होती है ना, ये जो यहाँ ये वेव बनाएगा दूर जाने वाली, ये जितनी दूर जाता जाएगा गाड़ी जितनी दूर जाती जाएगी, आवाज उतनी उसके पास कम होती जाएगी, लास्ट में उसकी बदलनी होती जाएगी। लेकिन इसके तो उतनी पास आ रही है। लेकिन हम रेडशिफ्ट थ्योरी ये बात देखेंगे कि बंदा जितनी दूर जा रहा है भाई, आवाज उतनी कम होती जा रही है, रेड वेव उतनी बढ़ती जा रही है, जिसे हम रेडशिफ्ट थ्योरी कहेंगे। ठीक है? हम ब्रह्मांड के बारे में जो जान पाए आज तक, हमारे साइंटिस्ट, हम क्या मतलब है, जितने भी दुनिया में लोग आज तक ब्रह्मांड के बारे में जान पाए हैं, वो केवल 4% ही जानते हैं। केवल 4%। हम कितना पढ़ते हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और पहाड़, पत्थर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कितना सब पढ़ते हैं हम? ओनली 4% है जिसे हम पढ़ते हैं भाई। ऑप्शन हमको सही जाता है, मतलब टोटल जितना ऑप्शन है सब में लगा के जो भी हम जानते हैं, जो हम देख सकते हैं, वो सिर्फ 4% है। 96% बचा हुआ डार्क मैटर है, जिसे हम अभी देख नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, उसे बोलते हैं डार्क मैटर। इंटरनेट में भी तो ये सिस्टम होता है, खड़ा होगा आपने, आपके में तो है कंप्यूटर का। तो ये हमारा ब्रह्मांड के बारे में समझा था नितेश, समझा ब्रह्मांड के बारे में हमने